नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैविटेशन फिनोमेना इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। कैविटेशन फिनोमेना को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ पंप, जिससे कि कैविटेशन आखिर क्यों होता है ये और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले अगर हम पंप की डेफिनेशन की बात करें तो पंप इज ए मशीन दैट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी ऑफ शाफ्ट इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी। और अगर सिंपल सी एक डेफिनेशन की बात करें तो पंप इज़ ए मशीन दैट इज़ यूज्ड टू मूव फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि पंप एक ऐसी मशीन है जिसका यूज़ हम फ्लूइड को मूव करने के लिए करते हैं। अब पंप्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ वो पंप की बात कर रहे हैं जिसमें कि कैविटेशन का फिनोमेना देखा जाता है और उसका नाम है मोनोब्लॉक सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग समझने के लिए हम एक स्टेप पीछे चलते हैं और समझते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है? अलोंग ए स्ट्रीम लाइन ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर किसी भी पाइप में या फिर कहीं भी कोई भी फ्लूइड मूव कर रहा है तो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं कोई भी एक स्ट्रीम लाइन लूँ और उस पर दो पॉइंट्स कंसीडर करूँ, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 पे जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी पॉइंट 2 के। अब ये टोटल एनर्जी क्या होती है? तो पॉइंट 1 पे जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और वो बराबर होगी पॉइंट 2 पे टोटल एनर्जी के समेशन के, जो वहाँ पे भी वही सेम होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। अब ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, एक प्रेशर फॉर्म में, दूसरा एनर्जी के फॉर्म में और तीसरा हेड के फॉर्म में। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड एक ग्लास ट्यूब में फ्लो कर रहा है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि फ्लूइड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अगर हम उसमें फ्लूइड में जो मूव कर रहा है, अगर हम उसमें कोई भी एक स्ट्रीम लाइन कंसीडर करें और उसके दो पॉइंट्स लें, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, अगर हम पॉइंट 1 पे स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी इन तीनों का समेशन लें और पॉइंट 2 पे भी स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी इन तीनों का समेशन लें, तो ये दोनों पॉइंट्स पे बराबर होगी। अगर इन दोनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी का समेशन अगर बराबर है तो इन तीनों में वो एनर्जी की कौन सी टर्म है जो कि फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड करती है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है और टोटल एनर्जी इन दोनों पॉइंट्स पे सेम है, बट इन दोनों पॉइंट्स पे जो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों अलग अलग हो सकती हैं। यानी कि पॉइंट 1 पे हो सकता है कि प्रेशर एनर्जी ज़्यादा हो और पॉइंट 2 पे प्रेशर एनर्जी कम हो, या फिर हो सकता है कि पॉइंट 1 पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो और पॉइंट 2 पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो। बट अगर हम ओवरऑल इन तीनों एनर्जीज का समेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा। इन तीनों एनर्जीज में वो कौन सी एनर्जी है जो फ्लूइड के डायरेक्शन को डिसाइड करती है, यानी कि फ्लूइड किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये कौन सी एनर्जी डिसाइड करेगी? फ्लूइड का डायरेक्शन डिसाइड करने वाली जो एनर्जी है वो होती है प्रेशर एनर्जी। यानी कि अगर पॉइंट 1 पे अगर प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है और पॉइंट 2 पे प्रेशर एनर्जी कम है तो फ्लूइड पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर फ्लो होगा। यानी कि फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो प्रेशर एनर्जी के अलावा जो दो एनर्जीज बचती हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एनर्जी फ्लूइड के फ्लो के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करती हैं। अब आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग समझने में आसानी होगी। अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक वेल है जिसका कि वाटर लेवल जो है सरफेस से वो लगभग 5 मीटर की हाइट पे है, 5 मीटर डेप्थ पे है। अब आपको ग्राउंड लेवल से कुछ जो टंकी रखी हुई है वो लगभग मान लेते हैं कि 10 मीटर की हाइट है उसकी टंकी की। तो आपको वाटर को, यानी कि जो वाटर लेवल है यहाँ से इस टंकी तक ऊपर चढ़ाना है पानी को। तो आपने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोनोब्लॉक पंप
इस सरफेस पे यानी कि जो वेल का जो ग्राउंड लेवल था वहाँ पे आपने एक पंप को इंस्टॉल कर दिया। अब ये जो पाइपलाइन है जो कि वाटर लेवल से टंकी तक जा रही है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो कि वाटर लेवल से पंप तक है और फिर पंप से जो कि टंकी तक है, एक सक्शन और एक ये डिलीवरी। तो हम अभी फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस सक्शन पाइपलाइन पे। अब हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारा जो पंप है वो वर्किंग कंडीशन में यानी कि ये चालू है। यहाँ पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं क्योंकि सक्शन पाइपलाइन पे तो हम कंसीडर करने वाले हैं कि जो फ्लूइड है वो इस पाइप में फ्लो हो रहा है फ्रॉम वाटर लेवल टू सक्शन इनलेट। अब ये जो पाइपलाइन है इसमें जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें हम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जो कि एक स्ट्रीम लाइन पे है। इस स्ट्रीम लाइन पे हम दो पॉइंट्स पे बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करते हैं। एक पॉइंट मैंने लिया है जहाँ पे भी ये जो डिलीवरी वाल्व है यहाँ से जहाँ से वाटर को ये सक्शन इनलेट है वहाँ पे पॉइंट लिया है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हम कंसीडर करते हैं जहाँ पे भी जो हमारा पंप है पंप के इनलेट पे वहाँ पे हमने पॉइंट 2 कंसीडर किया है। अब इन दोनों पॉइंट पे अगर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई करें तो बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर एनर्जी अगर हम पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होती है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही हमने पॉइंट 2 के लिए भी टोटल एनर्जी लिख दी है। अब अगर हम पॉइंट 1 की बात करें जिसको कि हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हम 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म 0 हो गई पॉइंट 1 पे, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉइंट 1 पे 0 है। और दूसरा जो कि हमने रेफरेंस ही इसी पॉइंट से लिया है तो जो हमारा एलिवेशन हेड होगा या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट 1 वो भी 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी हमारी निगलेक्ट हो गई है। अब जो दूसरा पॉइंट है पॉइंट 2 जो कि हमने पंप के इनलेट पे कंसीडर किया है वहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो P2 है और जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो V2 है और जो एलिवेशन है यानी कि जो सक्शन हाइट है पाइप की वो कुछ हम H2 मान के चलते हैं अभी। तो पॉइंट 2 पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें इन द फॉर्म ऑफ हेड के फॉर्म में तो वो होगा P2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस रो GH। तो ये इक्वेशन हमें क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि प्रेशर एट पॉइंट 2 इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट 1। तो इसका मतलब है कि फ्लूइड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर मूव करेगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसका काम यही होता है कि ये जो पॉइंट 2 है यानी कि पंप का जो इनलेट है वहाँ पे लोअर प्रेशर क्रिएट करना। यहाँ पे अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो पॉइंट 1 जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट 1 पे प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि P1 को हम P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो P2 पॉइंट है यानी कि P2 पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो कम ही होगा। तो अब समझते हैं कैविटेशन को। तो कैविटेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो है फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स एट लोअर प्रेशर रीजन्स, यानी कि जहाँ भी ऐसा रीजन अगर कहीं पे होता है जहाँ पे कि प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो वहाँ पे लिक्विड ऑटोमेटिकली वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं कैविटेशन। तो कैविटेशन को और अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेपर प्रेशर। तो अगर हम वाटर के वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है वाटर का जिससे कि हम अगर नीचे प्रेशर लेके चले जाएं तो वाटर ऑटोमेटिकली वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और वाटर के लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने को हम वेपराइजेशन कहते हैं। और वेपराइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है बॉइलिंग और दूसरा होता है इवेपोरेशन। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो जो घर पे आप पानी को उबालते हैं वो नॉर्मली हम उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, क्योंकि जो वाटर हम बॉईल करते हैं वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं। अगर हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर विदाउट गिविंग इट एनी हीट। तो वो कैसे कर सकते हैं हम ये समझते हैं।
अरे थोड़ी देर बाद कर लेना। अब इमेजिन करो कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें पानी h हाइट तक भरा हुआ है और उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, और जो पिस्टन है वो कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो कि हम कंसीडर करते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस लिक्विड पे। अब हम अगर इस लिक्विड को हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जब हीट सप्लाई करते रहेंगे हम, तो कुछ देर बाद ये जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करेगा। मान लेते हैं कि ये पिस्टन कुछ वाई डिस्टेंस तक ये मूव कर गया, ऊपर की ओर चला गया। अगर हम थर्मोडायनेमिक लॉ की बात करें तो थर्मोडायनेमिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट उस सिस्टम में दो तरह से डिवाइड होती है। एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और दूसरा वो वर्क में कन्वर्ट करती है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा। अब यहाँ पे भी हमारी जो हमने Q मान लेते हैं कि हमने Q अमाउंट की हीट सप्लाई की और इसने जो पिस्टन ने कुछ वर्क किया है, क्योंकि ये पिस्टन मूव हुआ है तो यहाँ पे PdV वर्क हुआ है और जो लिक्विड की कुछ इंटरनल एनर्जीज में चेंज हुआ है। अब ये जो हीट है ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हमारी Q अमाउंट की हीट। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, हीट सप्लाई करके इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया था, बट मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था विदाउट सप्लाइंग एनी हीट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो वो कैसे होगा, अगर मैं इस पिस्टन को हाथ से इस वाई डिस्टेंस तक, जो कि अपने आप जब मैंने हीट सप्लाई की थी और ये वाई डिस्टेंस तक मूव किया था, तो अब मैं अगर इस पिस्टन को अपने हाथ से वाई डिस्टेंस तक ऊपर मूव करा दूं तो ये वाटर ऑटोमेटिकली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इस पिस्टन को अपने हाथ से ऊपर की ओर खींचता हूँ तो मैं इसके अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पे मैं लोअर प्रेशर क्रिएट करता हूँ। जब मैं पिस्टन को वाई डिस्टेंस तक खींचता हूँ तो वहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इतना लोअर प्रेशर इतना डिक्रीज हो जाता है कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है उससे भी नीचे चला जाता है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है अगर उससे प्रेशर नीचे चला जाता है किसी भी रीजन में तो वाटर ऑटोमेटिकली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पिस्टन को मूव करा के, यानी कि इस पिस्टन के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर अगर मैं वाटर के वेपर प्रेशर से अगर लोअर प्रेशर क्रिएट कर दूँ तो वाटर ऑटोमेटिकली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो वाटर का वेपर प्रेशर है ये टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमने अभी बात की थी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करते जाएं तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जो जिस भी टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है वो भी कम होता जाएगा। अब यही जो सेम फिनोमेना है यही पंप्स के केस में अप्लाई होता है। अब होता क्या है कि हमने अभी देखा कि पंप का काम होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम होता है कि इनलेट पे प्रेशर को कम करना। ये जो हमने पंप के इनलेट पे प्रेशर को कम कर रहे हैं ये कभी कभी इतना कम कर देते हैं या फिर कम हो जाता है कि वो जो लिक्विड है या फिर हमारा जो वाटर है उसके वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है। अब एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट 2 है यहाँ पे जो हमने प्रेशर कम किया है वो इतना कम कर दिया है कि जो वाटर का वेपर प्रेशर है उससे भी कम प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब क्या होगा, अब जब पानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की ओर मूव करेगा, पॉइंट 1 पे तो वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब जैसे ही पॉइंट 2 पे पहुँचेगा हमारा वाटर तो सडनली ये क्या होगा, ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से भी कम है। तो आप कहेंगे कि तो इससे क्या हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट होने से तो कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, वेपर में जैसे ही वाटर कन्वर्ट होता है कोई नुकसान नहीं होता है। बट होता क्या है कि जो पंप का जो आउटलेट होता है यानी कि जो डिस्चार्ज होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी कि जो पंप का जो डिस्चार्ज है जहाँ पे पानी आउट हो रहा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि वेपर प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर। यानी कि जो सक्शन है और ये डिस्चार्ज पॉइंट है इन दोनों के बीच में एक रीजन क्रिएट होता है जहाँ पे कि बबल का फॉर्मेशन होता है।
वेपर में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही वाटर जो वेपर्स हैं या फिर जो बबल है फिर एक ऐसे रीजन में पहुंचता है जहां पे कि वेपर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर है, तो ये अचानक से क्या होगा, ये जो बबल है ये कोलैप्स हो जाता है और ये जो हमारा इम्पेलर है इसकी वेन्स में जाके कोलैप्स होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो फिनोमेना इतना फास्ट होता है और इतने ज़्यादा बबल्स क्रिएट होते हैं कि ये बबल्स जब जैसे ही ब्लास्ट होते हैं इम्पेलर की ब्लेड्स पे तो ये उसको इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सोचने में तो हमें लगता है कि बबल्स कितना ही जो हमारा इम्पेलर जो होता है वो एसएस का होता है या फिर कास्ट आयरन का होता है, तो ये बबल्स कितना ही उसको इरोड कर देंगे या फिर कितना ही नुकसान पहुंचा पाएंगे। बट अगर आप रियल सिचुएशंस की बात करें तो पूरी की पूरी वेन्स गायब हो जाती हैं, यानी कि जो इम्पेलर है इम्पेलर भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हम एक ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, यानी कि कैविटेशन को पंप में हमेशा अवॉइड किया जाता है इस फिनोमेना को। तो इसका मतलब है कि हम प्रेशर को इतना कम नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पे कि वो वाटर के वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। कैविटेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बलून है जिसमें कि वाटर भरा हुआ है और आप किसी एक सरफेस पे अगर आप बलून को रखें और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा कि वो ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट जैसे ही होता है बलून तो वो एक सरफेस पे थोड़ा सा डेंट तो छोड़ के ही जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए आप बहुत सारे बलून्स एक सरफेस पे फोड़ते जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद वो सरफेस से थोड़ा बहुत मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेम फिनोमेना कैविटेशन में होता है, यानी कि बबल का फॉर्मेशन एट लो प्रेशर रीजन्स इज कॉल्ड कैविटेशन। तो ये कैविटेशन का फिनोमेना आप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।